हेलो स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 32 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, नर व मादा युग्मोद्भिद संरचना एवं विकास। आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। पढ़ने जा रहे हैं हम आज जो टॉपिक वो है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, जो मादा का अंदर जो अंड कोशिका का विकास होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। उसके लिए अंड कोशिका का विकास किस में होता है? भ्रूणकोश के अंदर। और भ्रूणकोश किस में पाया जाता है? बीजांड के अंदर। तो बीजांड और भ्रूणकोश के जो परिवर्धन की प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। क्योंकि गुरु बीजाणु किसको कहते हैं? अंड कोशिका को। वापस सुनने ध्यान से, गुरु बीजाणु किसे कहते हैं? अंड कोशिका को। जैसे पराग कण को क्या कह रहे थे? लघु बीजाणु। वैसे गुरु बीजाणु किसको कहते हैं? गुरु बीजाणु कहते हैं अंड कोशिका को। ठीक है, उसका विकास किस में होता है? भ्रूणकोश में। और भ्रूणकोश का विकास किस में होता है? बीजांड में। तो बीजांड और भ्रूणकोश के जो परिवर्धन की प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। बीजांड और भ्रूणकोश के परिवर्धन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ध्यान होगा आपको, गुरु बीजाणु जनन के समय जो बीजांड काय है उसकी जो अधः स्तर की कोशिका है उसमें से कोशिका अपने आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है और अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। और जब वो आकार में बड़ी हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, तो हम उसे क्या कह देते हैं? प्राथमिक प्रप्रसूतक कोशिका या प्राथमिक प्रप्रसू कोशिका भी कहते हैं। वापस से सुनेंगे ध्यान से कि जो बीजांड काय है, बीजांड अपन ने पढ़ा था, वरंत होता है फिर काय होती है। तो बीजांड काय की जो अधः स्तरीय कोशिका है उसमें से कोई कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, और उसे हम क्या कह देते हैं? प्राथमिक प्रप्रसूतक कोशिका कह देते हैं। ये जो प्राथमिक प्रप्रसूतक कोशिका है इसमें परतीय विभाजन होते हैं, इसे हम कहते हैं परिणत विभाजन। परिणत विभाजन से क्या होता है? विभाजित होकर बाहर की तरफ तो क्या बनती है? एक भित्ति कोशिका बनती है, और अंदर की तरफ क्या बनती है? बीजाणुजन कोशिका बनती है। भित्ति कोशिका में वे क्या अधिक विभाजन होते हैं या नहीं होते? और बीजाणुजन कोशिका जो होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होंगे, और उसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु निर्मित होते हैं। वापस से सुन लेंगे, परिणत विभाजन होता है, बाहर क्या बनती है? भित्ति कोशिका बनती है। जो भित्ति कोशिका है, प्राथमिक जो भित्ति कोशिका है उस भित्ति कोशिका में 1 या 2 बार विभाजन होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो कोशिका जो है वो बीजाणुजन कोशिका है वो विभाजित नहीं होती और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, और ज़्यादातर ये रैखिक क्रम में ही विन्यासित रहते हैं 4 गुरु बीजाणु। और 4 में से जो 3 होते हैं वो तो हासित हो जाते हैं, और केवल एक नीचे वाला जो होता है वो ही क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। 4 में से ऊपर वाले 3 हासित और नीचे वाला एक ही क्या होता है? क्रियाशील होता है। ठीक है, शेष 3 क्या हो जाते हैं? हासित हो जाते हैं। अब इसे हम चित्र की सहायता से समझेंगे जो सब हमने पढ़ा है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो बीजांड काय है उसकी कुछ अधः स्तरीय कोशिका है वो अपने आकार में बड़ी हो गई, भिन्न हो गई, इसे हम क्या कह रहे हैं? प्राथमिक प्रप्रसू कोशिका। इस प्राथमिक प्रप्रसू कोशिका में विभाजन हो रहा है, और विभाजन होने से बाहर वाली कोशिका कहलाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर वाली कोशिका कहलाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। भित्ति कोशिका में विभाजन हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। गुरु और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो किस नाम से कहलाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। आप सबको पता है अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है? 4। और कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। और चारों ये कैसे व्यवस्थित है कि रेखीय क्रम में पाई जाती है ज़्यादातर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु के रेखीय चतुष्क कहते हैं। इन चतुष्क में मैंने बताया था आपको जो 3 होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं? हासित, और केवल एक ही क्या रह जाता है? क्रियाशील रहता है। ठीक है, और जो है 3 जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? हासित। तो शेष 3 अक्रियाशील गुरु बीजाणु जो होते हैं वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, और कभी कभी जो होता है निभाग के अतिरिक्त गुरु बीजाणु भी क्रियाशील हो जाते हैं। निभाग में जो है कुछ अतिरिक्त गुरु बीजाणु भी क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं। ये अच्छे से समझ में आया आपको। अब ये जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है
ये अपने आकार में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और सारे का सारा जो भ्रूणकोश है उसको कवर कर लेता है, घेर लेता है। तो मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास पढ़ने जा रहे हैं हम। चित्र में समझें कि आकार में बड़ा हो जाता है, घेर लेता है। अब इसमें कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और भ्रूणकोश के अंदर क्या बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे। दोनों केंद्रक जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर जाकर विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों केंद्रक हैं, विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित हो गए। फिर से इनमें विभाजन होगा दूसरा, तो प्रत्येक विभाजित होकर कितने बना लिए, 2-2 कोशिका। दोनों ध्रुवों पर 2-2 कोशिका हो गई। अब तीसरा विभाजन फिर होता है, तीसरे पर दोनों ध्रुवों के अंदर 4-4 कोशिकाएं हो जाती हैं, 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। देखो दोनों ध्रुवों पर कितने केंद्रक बन जाते हैं, 4-4 केंद्रक। पहला विभाजन 2 केंद्रक दोनों ध्रुवों पर, फिर विभाजन होता है 4 2-2 केंद्रों पर दोनों ध्रुवों पर। फिर तीसरा विभाजन में 4 हो जाते हैं, 2 से 4 बनेंगे, दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाएंगे। अब इसके पश्चात क्या होता है कि दोनों तरफ से एक एक केंद्रक जो होता है वो केंद्र में आकर व्यवस्थित हो जाता है, दोनों तरफ एक एक केंद्र में आके। अब निभाग वाली और जो होती हैं वो 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं वो व्यवस्थित हो जाती हैं और बीजांड द्वार की तरफ 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका व्यवस्थित हो जाती है। 2 तो सहायक कोशिका होती है और एक अंड कोशिका हो जाती है और बीच में दोनों ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। द्वितीयक केंद्रक जो होता है वो अकेला द्विगुणित होता है और बाकी सारे केंद्रक कैसे होते हैं, अगुणित। तो कितने केंद्रकीय हो गया ये भ्रूणकोश, केंद्रक तो हो गए 8, लेकिन कोशिकाओं की बात मैं यदि करूं तो कितने हो गए, 3, 6 और 1 7। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय ये भ्रूणकोश है। इसे हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। देखिए क्रियाशील गुरु बीजाणु, फिर से रिपीट कर लेते हैं सारा ही। क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है वो मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ये अगुणित होती है और ये अपने आकार में बढ़ जाती है। बीजांड जो इकाई है उसके अधिकांश भाग को घेर लेती है और केंद्रक विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाता है। दोनों संतति केंद्रक दोनों ध्रुवों पर बीजांड द्वार की तरफ और एक निभाग की तरफ पहुंच जाता है। दोनों संतति केंद्रक विभाजित होकर 4 केंद्रक बना लेते हैं, प्रत्येक ध्रुव पर 2-2 केंद्रक हो जाते हैं। फिर तीसरा विभाजन होता है, तीसरे विभाजन से 8 केंद्रक बनते हैं, 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर और 4 केंद्रक कहाँ पर स्थित होते हैं, निभाग की ओर। अब एक जो केंद्रक होता है वो बीजांड द्वार से और एक जो केंद्रक होता है निभाग वाले केंद्र से बढ़कर कहाँ पर आ जाता है, केंद्र की ओर आ जाता है तथा ये ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर संयुक्त हो जाते हैं और द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। बीजांड द्वार की ओर बचे 3 केंद्रकों के बीच भित्ति निर्माण हो जाता है और ये अंड उपकरण कहलाता है या एग एपरेटस कहलाता है, जिसमें मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं और दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिका जो होती हैं वो निषेचन के समय परागनली को पथ प्रदान करती है, रास्ता प्रदान करती है, पथ प्रदर्शन करती है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है तथा निभाग की और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं बनती हैं, उनका कोई कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है, वो कुछ समय बाद में नष्ट हो जाती हैं निषेचन के पश्चात। अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें भ्रूणकोश का परिवर्तन इसी प्रकार का होता है। एक बीजाणविक पॉलीगोनम प्रकार का कहते हैं इसे। पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। द्वितीय केंद्रक जो होता है केवल वही द्विगुणित होता है और बाकी शेष सभी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नया टॉपिक हम नए वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।